कहानी की शुरुआत में हम एवा नाम की लड़की को देखते हैं जो चेम्बर नंबर 753 के अंदर रहती है। मदर 06 नाम की एक केयर टेकर रोबोट उसका ध्यान रखा करती थी। उस चेम्बर में एवा के अलावा और कोई नहीं था क्योंकि अब पूरी दुनिया इंसानों की वजह से नष्ट हो चुकी है। एवा को अकेलापन महसूस न हो इसीलिए मदर ने उसे मीगो नाम का टॉय दे दिया जिससे एवा काफी खुश रहती थी। वो एक दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी वॉइस कमांड से दरवाजा नहीं खुलता। दुखी होकर एवा रोने लगती है। मदर उसे समझाती है अभी तुम इस दरवाजे को नहीं खोल सकती, इसे खोलने के लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा। उसकी बात मानकर एवा दीवारों पर ड्राइंग बनाने लगती है। मदर ड्राइंग को मिटाने की बात करती है। इतने में एवा ने उसके ऊपर ही एक ड्राइंग बना दी जिसमें मदर एवा का ध्यान रख रही थी। भले ही मदर एक रोबोट थी पर एवा की मासूमियत देखकर वो उसे अपनी बेटी समझने लगी। मदर एवा के छठे बर्थडे पर उसे एक एडवांस एआई ओमनीपोड डिवाइस गिफ्ट करती है। वो डिवाइस कहता है मैं डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन का ओमनीपोड हूँ पर तुम मुझे ओमनी कहकर बुला सकती हो और आज से मैं तुम्हारा गाइड हूँ। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। एवा सरफेस पर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वो ओमनी से सरफेस डोर खोलने को कहती है पर ओमनी मना कर देता है और कहता है जब तक तुम अपना फाइनल असेसमेंट टेस्ट पास नहीं कर लेती चेम्बर से बाहर नहीं निकल सकती। एवा टेस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थी इसीलिए मदर उसे डायना चेम्बर के अंदर ले जाती है। वहाँ एवा की मुलाकात कैडमस से होती है। एवा ने पहली बार अपने सामने किसी इंसान को देखा। वो उसे गले लगाने के लिए बढ़ती है लेकिन वो सिर्फ कैडमस का होलोग्राम था। कैडमस कहता है मुझे पता है कि तुम सरफेस पर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हो पर अभी उसका वक्त नहीं आया। एवा पूछती है आखिर मैं एक अंडरग्राउंड चेम्बर के अंदर क्या कर रही हूँ। कैडमस बताता है अब इंसानों का सरफेस पर रहना सुरक्षित नहीं है। अर्थ को ठीक होने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए इसीलिए हमें अंडरग्राउंड चेम्बर्स में रहना पड़ा। इस वक्त अर्थ के हालात काफी सुधर चुके हैं और तुम्हारी तरह दूसरे बच्चे भी चेम्बर्स में सरफेस पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम्हें भी उनके पास जाने के लिए खुद को तैयार करना होगा जिसमें मीगो और उसके दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। मीगो और उसके दोस्त कहते हैं हम तुम्हें एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, साइंस, कम्युनिकेशन और आर्ट साथ ही टीम वर्क भी सिखाएंगे ताकि तुम सरफेस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब चीजें संभाल सको। कैडमस कहता है तुम्हें पूरी मेहनत के साथ सारी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम फाइनल असेसमेंट टेस्ट पास करके सरफेस पर जाओ और वहाँ तुम्हें अपने परिवार से मिलने का मौका मिले। एवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मीगो के साथ मिलकर पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद 16 साल की उम्र में एवा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। उसके बर्थडे के अगले दिन उसका फाइनल टेस्ट था जिसे लेकर वो काफी खुश थी। रात को वो सोचती है कि बाकी इंसानों से कैसे बात करेगी और उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। वो ओमनी से पूछती है अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो क्या होगा। ओमनी कहता है प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर तुमने टेस्ट पास नहीं किया तो तुम्हें अगले साल अपने बर्थडे पर फिर से टेस्ट देने का मौका मिलेगा। एवा घबरा जाती है और कहती है मैं एक और साल इंतजार नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मुझे टेस्ट पास करना ही होगा। यह कहते हुए वो दीवार पर लात मारती है जिससे उसे पता चलता है कि उस दीवार के पीछे कोई सीक्रेट रूम है। ओमनी कहता है उसके पीछे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है पर एवा जानना चाहती थी कि वहाँ क्या है। ओमनी उसकी मदद नहीं कर सकता था इसीलिए उसने खुद सिस्टम वायर्स में छेड़छाड़ की और दरवाजा खोल लिया। वो दरवाजे के नीचे बॉक्स रखकर दूसरी तरफ चली गई। वो जगह पूरी तरह सुनसान थी। वहाँ एवा को कुछ बेंचेस मिली जिन पर उसके नाम के साथ दूसरे बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे। एवा इधर उधर घूमकर उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ एक टूटा हुआ सरफेस डोर भी था और एवा को एक ड्राइंग मिली जिसमें 3 बच्चे हाथ पकड़े खड़े थे और उस पर लिखा था वोंडला। एवा ओमनी से उसके बारे में पूछती है पर रिकॉर्ड्स में वोंडला का कोई जिक्र नहीं था। ड्राइंग के पीछे लिखा था एवा मुझे ढूंढो, जिससे वो काफी हैरान हो गई। अचानक उसे सरफेस गेट के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है और वो ओमनी की मदद से बाहर लाइट सिग्नल भेजती है। लाइट सिग्नल की वजह से डोर्जियन प्रजाति का जीव बेस्टिल उसके बारे में जान जाता है। वो सोनिक गन से दरवाजे पर हमला करता है जिससे एवा दूर जा गिरती है और दरवाजा टूट जाता है। एवा समझ जाती है कि बेस्टिल उसके लिए खतरा है। वो तुरंत रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसी वक्त मदर वहां आकर पूछती है आखिर तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों गई। तभी बेस्टिल ने सोनिक गन के अटैक से दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। वो अपने हाथों की मदद से उसे खोलने लगता है। मदर भी समझ गई थी कि कोई खतरनाक चीज उन्हें चोट पहुंचाने के लिए आ रही है, इसीलिए वह एवा को लेकर वहां से दूर भागने लगी। वो वॉइस कमांड की मदद से दरवाजे
दरवाजे बंद कर देती है, पर बेस्टिल ने सोनिक गन का इस्तेमाल करके आसानी से दरवाजे को तोड़ दिया। मदर इलेक्ट्रॉनिक डोर्स की मदद से भी उस पर हमला करती है, पर बेस्टिल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मदर एवा को सरफेस पर भेजने के लिए इमरजेंसी कोड्स की मदद से सरफेस डोर खोल देती है, पर बेस्टिल ने उसे भी बर्बाद कर दिया। मदर और एवा किचन में आकर एक बैरियर एक्टिवेट कर देती है। बेस्टिल हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर इससे कोई असर नहीं हुआ। एवा बेस्टिल के बारे में पूछती है, पर मदर के डेटाबेस में उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मदर कहती है कि तुम्हें इमरजेंसी वेंट का इस्तेमाल करके सरफेस पर जाना होगा। मेरे पास तुम्हारी ये चीजें बताने का अधिकार नहीं है, पर हर चेम्बर में 6 बच्चे होते हैं और चेम्बर नंबर 753 में सिर्फ तुम अकेली बची हो, इसीलिए तुम्हें जल्दी से दूसरे चेम्बर के बच्चों को ढूंढना होगा। एवा रोते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप यहाँ रुकी तो जीव आपको मार देगा। मदर कहती है, मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए बनाया गया है और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। एवा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए रोते हुए वेंट की मदद से वह सरफेस पर पहुंच गई। उसी वक्त बेस्टिल भी चेम्बर से बाहर आ जाता है, पर एवा ने दूसरी तरफ पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाया और वहाँ से दूर भाग गई। बेस्टिल अपनी स्पेसशिप में बैठकर इधर उधर घूमने लगा। एवा घबराते हुए उल्टे कदम चलने लगी, जिस वजह से वह खाई में गिर गई। जब उसे होश आता है तो वह एक जाइंट प्लांट के ऊपर पड़ी थी और उसे आसमान में वेल से उड़ती हुई दिखाई देने लगी। अचानक वे प्लांट से भी उसकी जगह से आगे बढ़ने लगे और एवा को अपने अंदर कैद करने की कोशिश करने लगे, पर वक्त रहते एवा प्लांट से नीचे उतर गई। वो ओमनी से प्लांट्स के चलने और वेल्स के उड़ने के बारे में पूछती है, पर ओमनी के पास इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। एवा एक पेड़ पर ओमनी को छोड़कर आसपास मौजूद चेम्बरों के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। काफी खोजने के बाद भी ओमनी को किसी चेम्बर के बारे में पता नहीं चला और चेम्बर 753 भी ऑफलाइन हो चुका था। एवा इससे काफी घबरा गई। उसे लगने लगा कि बेस्टिल ने चेम्बर 753 को नष्ट करके मदर को मार डाला है। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी और वह दौड़कर उसकी तरफ जाने लगी, पर एक प्लांट वाइन ने उसका पैर पकड़कर उसे अपने मुंह के अंदर खींच लिया। वक्त रहते रोवेंडर, उस केरोलियन प्रजाति के जीव ने चाकू की मदद से प्लांट को काटकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे एवा की जान बच गई। रोवेंडर ओमनीपोड को देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए वह ओमनीपोड एवा को वापस कर देता है। शुरुआत में रोवेंडर को देखकर एवा काफी डरती है, पर रोवेंडर उस पर हमला नहीं करता और वाइन को काटकर उसके अंदर का लिक्विड पीने लगता है। एवा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर रोवेंडर उसकी बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। एवा उसके पीछे जाकर वोंडला के बारे में पूछती है, लेकिन रोवेंडर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बेस्टिल आसपास आ चुका है। और तभी बेस्टिल अपनी स्पेसशिप लेकर सच में वहां आ गया। एवा रोवेंडर के साथ वहां से दूर भागने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस बेस्टिल ने अपनी सोनिक गन के एक ही अटैक में दोनों को बेहोश कर दिया। जब उन्हें होश आया तो दोनों रस्सी से लटके हुए थे। उनके साथ बेस्टिल ने जायंट टार्डिग्रेड प्रजाति के ऑटो को भी बांध कर रखा हुआ था। बेस्टिल शांति से बैठकर खाना खाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर एवा ने लेजर की मदद से खुद को आजाद कर लिया, पर नीचे गिरते हुए लेजर एक होल के पास गिर जाती है और स्पाइडर उसकी लेजर लेकर होल के अंदर चला जाता है। रोवेंडर इशारा करके अपने बैग के बारे में बताता है, जिसके अंदर चाकू रखा था। एवा छिपकर चाकू लेने की कोशिश करती है, पर उसने गलती से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। बेस्टिल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, पर एवा वक्त रहते ऑटो के पीछे छिप जाती है। ऑटो इंसानी भाषा में कहता है कि अगर बेस्टिल को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। एवा को ऑटो के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहती है, तुम जो कोई भी हो अभी चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हारी वजह से हम सब मर जाएंगे। बेस्टिल एवा के सारे सामान वहाँ लेकर आ गया था और उन सामानों में उसे मीगो मिलता है। उसकी आवाज सुनकर बेस्टिल काफी खुश होता है और उसे अपने पास रखकर दोबारा खाना खाने लगता है। तभी एवा की नजर मदर पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर देखने लगती है, पर किसी वजह से मदर काम नहीं कर रही थी। एवा को समझ में आ जाता है कि मदर की बॉडी में
में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिस वजह से वह काम नहीं कर रही। ऑटो अपनी दिमागी शक्ति से एवा से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया तो मैं तुम सबको बचा लूंगा और हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। एवा चाकू से रस्सी काटकर ऑटो को आजाद कर देती है और वह आवाजें निकालकर वहाँ से दूर भाग जाता है। उसे दूर भागते देख बेस्टिल को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत उसका पीछा करने लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर एवा रोवेंडर को भी आजाद कर देती है और उसने मदर को बेस्टिल की स्पेसशिप में बिठा दिया। वो रोवेंडर के साथ शिप में बैठकर वहाँ से भागना चाहती थी, पर वह शिप को कंट्रोल नहीं कर पाती और तीनों नीचे गिर जाते हैं। बेस्टिल वहाँ आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी स्पेसशिप उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से सोनिक गन उसके हाथ से छूट गई। एवा सोनिक गन से जोरदार हमला करके बेस्टिल को बेहोश कर देती है। ऑटो वहाँ जाता है और मदर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। एवा और रोवेंडर उसकी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इतने समय में बेस्टिल को होश आ जाता है और वह भी तेजी से उनका पीछा करने लग जाता है। उसके हमलों से बचते हुए ऑटो खाई के किनारे पर पहुंच जाता है और बेस्टिल उनके पीछे आ जाता है। एवा को लग रहा था कि अब वे बेस्टिल से बचकर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तभी ऑटो उन्हें लेकर खाई में कूद जाता है। एवा और रोवेंडर इससे बहुत डर जाते हैं और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर ऑटो अपनी बॉडी को ग्लाइड की तरह इस्तेमाल करके हवा में ग्लाइड करने लगता है। यह देख एवा दंग रह जाती है। वे फ्लाइंग व्हेल्स के बीच से होते हुए जमीन पर पहुंच जाते हैं। एवा ऑटो को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। वह कहती है कि तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ पा रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सुन सकती हूँ। ऑटो कहता है कि मैं खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी सोच सुन सकता हूँ। एवा इससे काफी हैरान थी और सोच की मदद से उससे बातें करने लगती है। ऑटो मदर को जमीन पर रखकर घास खाने लगता है। ओमनी मदर को स्कैन करके बताती है कि उसके सर्किट बोर्ड में छोटी सी परेशानी है, जिसे ठीक करने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एवा मदर को ठीक करने के लिए रोवेंडर का सामान लेने लगी। रोवेंडर उसे जारगम देता है, जिसे चबाने से एवा उसकी भाषा समझने लगती है और वह जारगम की मदद से मदर का सर्किट बोर्ड भी सही कर देती है। रोवेंडर बताता है कि बेस्टिल एक शिकारी है और वह तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, अगर तुमने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो बेस्टिल जल्दी तुम्हें पकड़ लेगा। एवा कहती है कि हमने साथ में इतनी परेशानियां झेली, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कम से कम मुझे दूसरे इंसानों के बारे में तो बता दो। वह कहता है कि मैंने कई सालों से तुम्हारे अलावा किसी इंसान को नहीं देखा और मैं यह भी नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। एवा को उसके कपड़ों पर एक पेज दिखाई देता है जिस पर डायनेस्टीज का लोगो और नाम लिखा था। वह पूछती है कि यह पेज मेरे लोगो से जुड़ा हुआ है, आखिर तुम्हें यह कहाँ से मिला? रोवेंडर बताता है कि मुझे यह लेकस टाउन में एक व्यापारी से मिला, पर आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? एवा कहती है कि इस पेज का मतलब है कि मेरी तरह दूसरे इंसान भी मौजूद है, क्या तुम लेकस टाउन पहुँचने में मेरी मदद करोगे? पर रोवेंडर ने उसकी मदद करने से साफ तौर पर मना कर दिया और वह अपने से दूर जाने की बात करता है। तभी मदर का सिस्टम ऑन हो गया। रोवेंडर को एवा से गुस्से में बात करते देख उसे लगा कि रोवेंडर एवा को चोट पहुंचाना चाहता है, इसीलिए मदर ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। एवा उसे समझाकर शांत करती है। मदर पूछती है कि आखिर हम क्या हैं? चेम्बर से बाहर निकलना मेरे सिस्टम के खिलाफ है, और क्या तुम्हें दूसरे इंसानों के बारे में कुछ पता चला? एवा कहती है कि मुझे अभी तक दूसरे इंसानों के बारे में कुछ पता नहीं चला, पर रोवेंडर के पास डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन का पेज है और उसकी मदद से हम दूसरे लोगों को ढूंढ सकेंगे। मदर कहती है कि भले ही उसके पास डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन का पेज है, पर वह एक एलियन है और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हम उसकी भाषा को कैसे समझ पा रहे हैं। एवा बताती है कि रोवेंडर ने उसे जारगम दी थी, जिसे चबाने के बाद वह उसकी भाषा समझ पाई, और मैंने उसी गम का इस्तेमाल करके आपको ठीक किया था, जिस वजह से आपको भी उसकी बातें समझ में आ रही है। खैर, एवा कहती है अब आपको इन सब चीजों को भूलकर आसपास की जगह को स्कैन करना चाहिए ताकि हमें दूसरे चेम्बरों के बारे में पता चल सके। मदर बिना वक्त निकाले आसपास की जगह स्कैन करने लगती है। एवा रोवेंडर के पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है। वह कहता है कि
मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से बेस्टिल ने मेरा आधा सामान चुरा लिया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस प्लांट से क्यों बचाया। काश मैंने तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया होता। ये कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। एवा उसे ओमनीपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि पहले तुम इसे लेने के बारे में सोच रहे थे और यह सच में बहुत ही खास डिवाइस है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर तुमने इसे बेचा तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। क्यों ना तुम मुझे लेकर्स टाउन लेकर चलो और उसके बदले में तुम्हें ओमनीपोर्ट दूंगी। रोवेंडर को सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी और वह ओमनीपोर्ट के बदले उन्हें लेकर्स टाउन ले जाने के लिए मान गया। मदर बताती है कि उसने हर जगह को स्कैन कर लिया पर उसे दूसरे चेम्बरों के एक्टिव होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा। एवा पूछती है कि हमारा चेम्बर 6 बच्चों के लिए बनाया गया था, तो आखिर बाकी सबका क्या हुआ। मदर बताती है तुम सही समझ रही हो, हर पीढ़ी के 6 बच्चों को चेम्बर में रखा जाता है पर तुम्हारी पीढ़ी में सिर्फ तुम अकेली हो। मैंने तुम्हारी तरह कुल 8 पीढ़ियों के बच्चों को बड़ा किया है। माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले यह नहीं बताया। जब तुम्हारी 9वीं पीढ़ी की बारी आई तो हमारे चेम्बर में खराबी हो गई और इमरजेंसी में उसे लॉक कर दिया गया। 6 पोर्ट्स में से सिर्फ तुम्हारा पोर्ट सही से काम कर रहा था, इसीलिए तुम अकेली जिंदा बच पाई। मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है और अब मैं तुम्हें दोबारा चेम्बर में ले जाऊंगी। एवा कहती है रोवेंडर हमें लेकर्स टाउन ले जाने के लिए तैयार है और वहाँ हम दूसरे इंसानों से मिल सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यह जगह पृथ्वी नहीं बल्कि कोई एलियन प्लेनेट है। मदर को उस पर भरोसा नहीं था। तब एवा ओमनी की मदद से पृथ्वी का एस्ट्रोनॉमी चार्ट एक्टिवेट करती है। इससे मदर को यकीन हो गया कि यह कोई एलियन प्लेनेट नहीं बल्कि पृथ्वी ही है। पर यह साफ हो गया कि रोवेंडर और ओटो एलियन प्रजाति के हैं। मदर सोचने लगी अगर यह पृथ्वी है तो यहाँ क्या हुआ और आखिर सारे इंसान कहाँ चले गए। इसी सोच के बीच वे लोग लेकर्स टाउन की तरफ बढ़ गए, मगर मदर इसके लिए तैयार नहीं थी और बार बार चेम्बर खोजने की जिद करने लगी। एवा कहती है मैं पिछले 16 सालों से चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी और अब मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका मिला है। मैं यह मौका हाथ से कैसे जाने दूं। यह कहते हुए वह एक पौधे को छूने लगती है, लेकिन रोवेंडर तुरंत उसे रोक देता है। वह कहता है मेरी इजाजत के बिना तुम किसी भी चीज को छू नहीं सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह जगह कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी एवा को किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह तुरंत उस आवाज की तरफ भागती है और वहाँ देखती है कि एक बेबी सेंड स्नाइपर ट्रैप में फंसा हुआ है। एवा उसकी मदद करने जाती है लेकिन रोवेंडर उसे रोक देता है। एवा कहती है तुम यह क्या कर रहे हो, वो बच्चा ट्रैप में फंसा है और मदद के लिए चीख रहा है, तुम मुझे उसकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे। पर एवा के अलावा कोई भी सेंड स्नाइपर की भाषा समझ नहीं पा रहा था। रोवेंडर कहता है ये सेंड स्नाइपर से बेहद खतरनाक होते हैं, अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। यह बेस्टिल का ट्रैप है और इसमें तुम्हें पकड़ने के लिए खास सिग्नल लगाए गए हैं। मदर भी एवा को वहाँ से चलने के लिए कहती है लेकिन नेकदिल एवा उस मासूम को खतरे में छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने बेबी सेंड स्नाइपर से दिल से बातें की और उसे शांत कर दिया। वह उसे ट्रैप से निकालने वाली थी कि तभी ट्रैप का बलून एक्टिवेट हो गया और सेंड स्नाइपर हवा में उड़ने लगा। बेस्टिल अपनी स्पेसशिप लेकर वहीं पहुंच गया और उसने उस छोटे स्नाइपर को कैद कर लिया। रोवेंडर एवा को लेकर पत्थर के पीछे छिप गया और ऑटो मदर के पास जाकर उसे छिपा लेता है। इस वजह से बेस्टिल को उनके बारे में पता नहीं चलता और वह वहां से चला गया। एवा को सेंड स्नाइपर के कैद हो जाने का बहुत अफसोस हुआ पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद वे सब लेकर्स टाउन पहुंच जाते हैं। उस जगह को देखकर एवा खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या यहाँ उसके जैसे इंसान मौजूद हैं। रोवेंडर कहता है यहाँ कोई इंसान नहीं है और सबसे जरूरी बात यह है कि बेस्टिल तुम्हें ढूंढ रहा है, इसीलिए तुम्हें अपने इस रोबोट के साथ सबकी नजरों से बचना होगा वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। यह कहते हुए उसने दोनों को अपने जैसे कपड़े पहना दिए ताकि कोई पहचान न सके। रोवेंडर आगे कहता है आज स्पाइडर फिश रेस होने वाली है, तुम्हें सबसे अलग रहना होगा क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम इंसान हो और उसने बेस्टिल को बता दिया तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फिर वह एवा और मदर को अंकल के पास ले जाता है। अंकल कहते हैं यहाँ खास तरह के एंटीक सामान मिलते हैं जिन्हें पूरे और बोना से इकट्ठा किया गया है। किन ओ ने खुद मुझे इन सब चीजों की अनुमति दी है। यह कहते हुए वह एवा को सब सामान दिखाने लगते हैं। एवा उनसे डायनेस्टी
डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन पेज के बारे में पूछती है। अंकल जानकारी के बदले 500 शेल्स मांगने लगते हैं। रोवेंडर कहता है ये लड़की यहाँ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे लूट लोगे। सिर्फ एक पेज के बारे में बताने के लिए 500 शेल्स कोई नहीं देगा और इसके पास वैसे भी शेल्स नहीं है। अंकल 300 शेल्स में जानकारी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एवा के पास शेल्स नहीं है, वे तुरंत उन्हें शॉप से बाहर निकाल देते हैं। वह कहते हैं मैं अभी क्वीन से मिलने के लिए स्कूल से जा रहा हूँ, अगर तुम कल 300 शेल्स लेकर आ गई तो मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। एवा को जानकारी पाने के लिए शेल्स की जरूरत थी, इसीलिए उसने स्पाइडर फिश रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन उसके पास रेस में दांव लगाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने मदर को भी दांव पर लगा दिया। उसने एक बूढ़े स्पाइडर फिश ओल क्रस्टी को चुना। खुद ओल क्रस्टी को भी भरोसा नहीं था कि वह रेस जीत सकता है। रोवेंडर ने भी एवा को उस पर शर्त लगाने से मना किया, लेकिन एवा ने किसी की नहीं सुनी और उसने अपने सारे दांव ओल क्रस्टी पर लगा दिए। अनाउंसर बताता है कि जो कोई भी 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले होप फ्रूट को पकड़ेगा वही इस रेस को जीत जाएगा। यह कहते ही उसने रेस शुरू कर दी। ओल क्रस्टी की आंखें कमजोर थी, जिसकी वजह से वह तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इधर उधर टकराने लगा। रोवेंडर एवा से कहता है तुम्हारे रेसर को देखकर ऐसा लगता है कि वह रेस पूरी भी नहीं कर पाएगा। लगता है कि अब तुम्हारा रोबोट तुमसे दूर जाने वाला है। अगर तुम रेस जीतना चाहती हो तो ओल क्रस्टी से बात करो। एवा अपने मन की आवाज से ओल क्रस्टी से बातें करने लगी। वह उससे पहले से हर मोड़ और मुंह के बारे में बता देती है। इस वजह से ओल क्रस्टी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी परफॉर्मेंस बढ़ते देख बाकी स्पाइडर फिश की आवाज निकल गई। ओल क्रस्टी आसानी से 3 चक्कर लगाकर होप फ्रूट को पकड़ लेता है, जिससे वह रेस जीत गया और एवा को 300 शेल्स मिल गए। उसने रोवेंडर को शेल्स संभालने के लिए दे दिए। बीडर को लगता है कि एवा रोवेंडर की बेटी है और वह उसकी तारीफ करने लगी। अपनी बेटी के बारे में सुनकर रोवेंडर एकदम चुप हो गया। वह उन्हें अपने दोस्त फिशियन के घर ले गया। रोवेंडर को देखकर फिशियन और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। रोवेंडर दोनों बच्चों को होप फ्रूट देता है, जिसके लिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और उस लड़ाई में उन्होंने गलती से एवा की हेड जमीन पर गिरा दी। उसे देखकर फिशियन और उसकी फैमिली को पता चल गया कि एवा एक इंसान है। वे काफी हैरान थे, पर रोवेंडर ने उन्हें समझा दिया कि एवा से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वे सब साथ बैठकर पेंटागा खाने लगे। एवा को पेंटागा खाना नहीं आ रहा था, इसीलिए रोवेंडर उसे सिखाने लगा। उसे ये सब करते देख फिशियन और उसकी पत्नी मोतिया काफी खुश हुई। रोवेंडर वहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए खाना खाने के बाद वह वहाँ से चला गया। मोतिया एवा को बताती है कि पहले रोवेंडर बहुत ही ज्यादा अजीब और परेशान रहा करता था, पर लगता है कि तुम्हारे साथ रहने से उसकी हालत में सुधार आया है। फिशियन कहता है रोवेंडर पूरे और बोना प्लेनेट का सबसे बेहतरीन गाइड है। उसे अपने काम और परिवार से बहुत प्यार था। एवा रोवेंडर की फैमिली के बारे में पूछने लगी। मोतिया बताती है कि किसी वजह से रोवेंडर की पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। यह सुनकर एवा को बहुत बुरा लगा। वह दोनों बच्चों के कमरे में चली जाती है और उनसे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें इंसानों के बारे में कैसे पता। मैगडेन उसे एक ट्री हाउस दिखाते हुए कहती है कि डारियस उस घर में रहती है। वह एक रॉयल पोएट और फॉर्चून टेलर है, पर यह बहुत वक्त पहले की बात थी। अब वह सिर्फ बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाती है जिनमें इंसान इस प्लेनेट को खत्म कर रहे थे। एवा को समझ में आ गया कि डारियस से उसे इंसानों की जानकारी मिल सकती है, इसीलिए दोनों बच्चों के सोने के बाद उसने लोकेशन ट्रैकिंग बंद की और डारियस से मिलने के लिए उसके घर चली गई। वह पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सारे इंसान कहाँ गायब हो गए और मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ। डारियस कहती है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब पहले ही दे चुकी हूँ। तुम मुझसे वो सवाल मत पूछो जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो, बल्कि सिर्फ वही पूछो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। एवा पूछने लगी मैं जानना चाहती हूँ कि इस प्लेनेट के और बोना होने से पहले यहाँ क्या हुआ और आखिर इंसानों के साथ क्या हुआ। डारियस उसे एक खाली जार देकर कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सबसे ज्यादा खुशी भरे पल इसके अंदर डालो। तुम्हें सिर्फ उस वक्त के बारे में सोचना है जब सब तुमसे प्यार करते थे। तुम्हें किसी चीज की फिक्र या डर नहीं था और तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या चाहिए। एवा आंखें बंद करके अपने छठे बर्थडे का दिन याद करती
करती है। जब केडमस ने उसे बाकी चेम्बर्स और दूसरे इंसानों के बारे में बताया था, इस वक्त एवा सबसे ज्यादा खुश थी और उसकी ये यादें उस जार के अंदर चली जाती है। डारियस ने जार लेकर दूर रख दिया। वह सुई धागे की मदद से एक पेंटिंग बनाने लगी। वह बताती है, मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ किंग ओहो की मदद से ओरबोना प्लेनेट पर आई थी। मैंने सोचा कि ओरबोना रहने के लिए एक अच्छा जगह होगा, पर मुझे एक टूटी हुई दुनिया मिली जहाँ हर तरफ बर्बादी का मंजर था। मैंने अपनी आंखों से अपने भाई बहनों को मरते हुए देखा। मैं जीने की चाहत में यहाँ आई थी, पर इंसानों ने सब बर्बाद कर दिया और उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। इंसानों ने सारी चीजों को बर्बाद करके अपनी ही दुनिया तबाह कर दी। यह कहते हुए वह एवा की यादों को देखने लगी। जैसे उसे पता चला कि एवा की तरह बहुत सारे इंसान अंडरग्राउंड चेम्बर में हैं, वह बहुत गुस्सा हो गई। वह कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इंसान इतने वक्त से जमीन के अंदर छिपे हुए थे, पर अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या इस दुनिया को बर्बाद करके तुम्हारा जी नहीं भरा जो अब दोबारा ऊपर चले आए? तुम एक राक्षस हो जिसने पूरे ओरबोना को तबाह कर दिया। एवा उसे समझाने की कोशिश करती है, मैं यहाँ किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने साथियों इंसानों को ढूंढना चाहती हूँ। वह डारियस का इंसानों पर से भरोसा उठ चुका था। उसने एवा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस वजह से एवा ट्री हाउस से नीचे गिरने लगी। वह इधर उधर टकराती हुई पानी में जा गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वह बेहोश हो गई और ओमनी भी उससे अलग हो गया, जिस वजह से वह कुछ नहीं कर पाया। खुशकिस्मती से ऑटो पहले से पानी के अंदर मौजूद था और उसने एवा को पानी से बाहर निकाल लिया। एवा को होश नहीं आ रहा था, जिससे ऑटो बहुत उदास हो गया। उसे लगने लगा कि एवा मर चुकी है, लेकिन तभी एवा के मुंह से पानी निकलने लगा और उसे होश आ गया। एवा डारियस की बातों को भुला नहीं पा रही थी। वह कहती है, शायद डारियस गलत हो सकती है, उसने सिर्फ मेरे इंसान होने की वजह से मुझे राक्षस कहकर बुलाया। मुझे लग रहा था कि हमें इंसानों के लिए अर्थ को दोबारा से रहने लायक बनाना है, पर डारियस का कहना है कि हमने इसे बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सच बोल रही हो और अब पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेली इंसान बची हूँ। ऑटो उसे समझाता है, तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम अकेली नहीं हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें जल्दी अपना परिवार मिल जाएगा। तभी एवा को दूर रोवेंडर दिखाई देता है। वह कहने लगी, तुम सही कह रहे हो, मैं अकेली नहीं हो सकती। रोवेंडर के पास जो पेज है वो किसी इंसान के पास था, इसका मतलब अभी भी मेरी तरह दूसरे इंसान मौजूद है। मुझे बस जल्दी उनका पता लगाना होगा। यह कहते हुए वह रोवेंडर के पास चली गई। रोवेंडर ने शराब पीने के लिए एवा के शेल्स का इस्तेमाल किया और बारटेंडर को उसके इंसान होने के बारे में भी बता दिया, पर बारटेंडर ने उसे नशे में समझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। रोवेंडर और शराब खरीदने के लिए और शेल्स देने लगा, पर एवा ने उसे रोक दिया और उसके पास बचे सारे शेल्स भी ले लिए। रोवेंडर पहले ही आधे शेल्स खर्च कर चुका था। एवा कहती है, तुम जानते हो कि तुम्हें उस डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन पेज के बारे में पता लगाने के लिए उन शेल्स की जरूरत थी, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रोवेंडर कहता है, तुम नहीं जानती, पर अंकल बहुत बड़ा झूठा है। मैंने लेकस टाउन पहुंचने में तुम्हारी मदद की, पर फिर भी तुमने मुझे ओमनीपोर्ट नहीं दिया, तो मैंने शेल्स लेकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। अब हम दोनों के बीच कोई एहसान या सौदा नहीं बचा। यह कहकर वह जाने लगा। एवा कहती है, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रोवेंडर जवाब देता है, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया और मुझे अपना हिस्सा मिल चुका है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एवा कहती है, फीसियन ने मुझे बताया कि तुम ओरबोना के सबसे बेहतरीन गाइड हो। उसने मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में भी बताया। मैं समझ सकती हूँ कि परिवार को खोने पर कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी बचपन से अपने परिवार को नहीं देखा। रोवेंडर गुस्से में कहता है, तुम मेरे परिवार या मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और बेहतर होगा कि अब तुम मेरा पीछा ना करो। यह कहते हुए वह वहाँ से चला गया। एवा को इससे बहुत बुरा लगा। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। अगली सुबह वह अंकल की शॉप पर चली गई। वह कहती है, मेरे पास सिर्फ 150 शेल्स हैं, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें वो डायनेस्टीज कॉर्पोरेशन का पेज कहाँ से मिला। अंकल कहता है, इतने कम शेल्स में मैं तुम्हें जानकारी नहीं दे सकता। एवा अपनी हेट उतार कर कहती है, मैं एक इंसान हूँ। उसकी असलियत जानकर अंकल सारी चीजें बताने के लिए मान गया। वह कहता है, मुझे वो पेज सोल्स सिटी के ट्रेड में मिला था। सोल्स ओरबोना की कैपिटल सिटी है, जहाँ डायनेस्टी कलेक्टर जिन भी रहता है। एक बार मैंने उसे तुम्हारे हाथ में लगा हुआ डिवाइस भी बेचा था। एवा सोचती है, अगर मुझे दूसरा ओमनीपोर्ट मिल गया तो उसकी मदद से मैं आसानी से दूसरे इंसानों के बारे में पता लगा सकती हूँ। वह अंकल से सोल्स सिटी जाने का रास्ता पूछने लगी। अंकल उसे सोल्स सिटी का मैप दिखाने के बहाने एक ट्रैप में फंसा देता है। ट्रैप देखकर एवा को समझ आ गया कि वे बेस्टियस
बेस्टिल का जाल है। अंकल कहता है कल जब मैं जिन से मिलने गया था तो मुझे पता चला कि वो बेस्टिल पर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो एक इंसान को पकड़कर नहीं रख सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारी तलाश में है। यह कहकर अंकल शॉप से बाहर चला गया क्योंकि बेस्टिल एवा को लेने के लिए वहां आ चुका था। एवा ने ट्रेप से अपना पैर बाहर निकाल लिया पर बेस्टिल ने उसे देख लिया और सोनिक गन से उस पर हमला करने लगा। एवा ट्रेप में लगे गुब्बारों की मदद से शॉप से बाहर निकल गई। बेस्टिल अपनी शिप से उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। एवा ने कंट्रोलर को लात मार दी जिसकी वजह से बेस्टिल शिप को काबू नहीं कर सका। मौके का फायदा उठाकर एवा ने शिप को जमीन के पास ले जाकर नीचे छलांग लगा दी। शिप क्रैश होने वाली थी पर बेस्टिल ने उसे संभाल लिया। एवा एक बकेट में छिप गई जिसकी वजह से बेस्टिल उसका पता नहीं लगा सका और वहां से चला गया। एवा भी फिशियन के घर वापस आ गई। वह मदर से कहती है डारियस ने मुझे बताया कि इंसानों ने अर्थ को बर्बाद किया और अब वो सब मर चुके हैं। अंकल ने कहा कि सोल सिटी में रहने वाला जिन नाम का शख्स एक ओमनीपोड रखता है। अगर हमने वो ओमनीपोड हासिल कर लिया तो हमें सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। मदर कहती है बेस्टिल तुम्हारा पीछा कर रहा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। एवा उसे वो पोस्टर दिखाती है और कहती है पहले हमें पेच मिला, फिर अंकल ने ओमनीपोड के बारे में बताया और चेम्बर में ये पोस्टर भी मिला जिस पर लिखा है एवा मुझे ढूंढो, कोई चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं और इन सब चीजों का जवाब हमें सिर्फ सोलस में मिलेगा। मदर कहती है तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया गया पर तुमने मुझे दांव पर लगा दिया, पर मैं तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगी और तुम्हें यही मेरे साथ रुकना होगा। एवा गुस्से से कहती है क्या तुम्हें चाहती हो कि मैं अपने परिवार से मिलने का मौका गवा दूं? कोई चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं और तुम मुझे रोक सको। अब मैं सोलस सिटी जाकर रहूंगी। ये कहते हुए वहाँ से चली गई। बेस्टिल बार टेंडर को पीट कर उससे एवा के बारे में पूछ रहा था। तभी एवा उसके सामने चली गई और कहती है मैंने सुना है कि तुम मुझे सोलस ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें इन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं। बेस्टिल बार टेंडर को छोड़कर एवा को शिप में कैद कर लेता है और वहाँ से जाने लगा। मदर, ओटो और रोवेंडर तीनों ने उसे जाते हुए देख लिया था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।